अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सुहाफिल। वी आर लाइव फ्रॉम आवर लाहौर स्टूडियो और आपको पता है कि लाहौर के साथ साथ शहर इक़्तिदार यानी इस्लामाबाद भी हम आपको लेके चलते हैं। सो वेंसडे, यही अगर मैं मंडे की बात करूँ फिर ट्यूसडे की बात करूँ, वेंसडे लाइक मुझे लगता है कि फ्रॉम नोवेयर मिड ऑफ द वीक हम ऐसे ही पहुँच जाते हैं। लेकिन आज वेडनेसडे के साथ साथ आपको पता है कि 1 नवंबर भी है, तो ऑफिशियली हम वेलकम करते हैं आज के इस प्लेटफॉर्म से नवंबर को। होपफुली कि आपकी नवंबर की तैयारियाँ जो है मुकम्मल हैं या नहीं हैं, लेकिन हरमीत पाजी की तैयारी क्या है वो जान लेते हैं। और उसके लिए हम चलते हैं लाहौर से इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो एंड हैप्पी नवंबर टू। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपने तो फरमाया कि वक्त का क्या है, बस गुजर ही जा रहा है और हम देख रहे हैं कि पीर, मंगल और बुध। और फिर अगर नवंबर की बात की जाए तो यकीनन नवंबर जैसे करीब आता है तो आसपास जो है सर्दियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ख़रीदारी के में लोग जो है वो ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं गर्मियों का स्टफ़ जो है वो रख लिया जाता है साइड पे और सर्दियों का निकल आता है। सो बहरहाल तैयारी तो सेम ही है। खैर ये पैकिंग और अनपैकिंग वाला जो सीन है ना वो बेसिकली मर्द हज़रात का इससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, ख़वातीन का इससे बहुत गहरा ताल्लुक है। बिकॉज घर में मौजूद तमाम बच्चों के, बड़ों के कपड़े निकालने होते हैं, गर्मियों के कपड़े रखने होते हैं। और ये जो एक्टिविटी होती है, मुझे सर्दियों के आगाज़ में ये एक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त लगती है। और ख़वातीन के कपड़ों की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि सर्दियों में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन उसको पहनने का वक्त और टेन्योर थोड़ा सा कम होता है। लेकिन इस दफ़ा चूँकि प्रेडिक्शन महकमे मौसमियात की जानिब से ये की जा रही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सर्दी का टेन्योर भी ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज सर्दी लेट शुरू हो रही है। बिकॉज हम नवंबर में हैं और आपको पता है कि अब तक सर्दी की इंटेंसिटी वो नहीं है जो कि नॉर्मली नवंबर में पिछले कई सालों से महसूस करते रहे हैं। बट ऑल दो नवंबर का आज से बाकायदा आगाज़ हो गया है, तो होपफुली कि सर्दी का भी बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। लेकिन हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि सर्दी और मौसम के बाद अगर सियासी टेम्परेचर की बात की जाए, माशी सूरत हाल की बात की जाए और मुल्की सूरत हाल की इटसेल्फ बात की जाए, तो मुल्क कहाँ पर ड्राइव हो रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, सोशल मीडिया पर ऐसा कौन सा इशू है जो कि पॉप अप कर रहा है, ये इसके अलावा आपकी और हमारी पर्सनल लाइफ में किन चीज़ों को इंडिकेट करने की, एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। तो वो सारे टॉपिक मिला के हम बनाते हैं आज का रन डाउन, जिसे हम कहते हैं टॉप स्टोरीज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से आज का रन डाउन आपसे शेयर कर लेते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको पता है कि आज के रन डाउन में टॉप स्टोरीज में क्या क्या होगा। लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोज एरियाज। सो टॉप स्टोरीज में टॉप ऑफ दी ऑल आपको पता है हमेशा हम डोज शामिल करते हैं। सो वेडनेसडे का डोज यानी डेली डोज प्रोग्राम का हिस्सा होगा। आगे बढ़ेंगे और पॉलिटिकल सिनेरियोज में हम बाकायदा तौर पर आपको पता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के बाद इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, शिकवा जवाब शिकवा का ये सिलसिला जारी है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी इलेक्शन कमीशन के कैंपेन जो है उसको भरपूर तरीके से ड्राइव कर रहे हैं और उसके लिए दौरों का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। और इन दौरों का आगाज़ जो है वो 1 नवंबर के बाद अब 10 नवंबर तक ही सिर्फ ये तैयारियां हैं। उसके बाद आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुख्तलिफ हल्कों में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ जगहों पर विजिट करता हुआ देखेंगे। आगे बढ़ेंगे और एक बहुत अहम टास्क के घर के मर्द हज़रात के साथ साथ हरमीत ख़वातीन को भी आना चाहिए। बजट बनाना एक आर्ट है और ये आर्ट जो है ये किसी किसी को आता है और किसी को नहीं आता। बजट भी बनाना है और बचत भी करनी है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम आपको आज छोटी छोटी अच्छी प्यारी प्यारी टिप्स देंगे कि आपने इस दफ़ा अगर घर का बजट बनाना है तो किन चीज़ों को आपने कीप इन माइंड रखना है। फिर हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और सिंध की सकाफत का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हम आपको अगर कहें और ऐसा आर्ट कहें जो कि बहुत कम लोगों को आता है। अगर हम बात करें चंक की अगर हम बात करें तो आपको पता है इस आर्ट से किस तरह से खूबसूरती से एक आर्टिस्ट जो है वो परफॉर्म करता है, कैसा परफॉर्म करता है, क्या परफॉर्म करता है, ये हम आपको आज के सेगमेंट में डिटेल में बताएंगे। तो आपने मिस नहीं करना ये सेगमेंट। अगर आप मौसीकी के या अगर आप आर्ट के दिलदादा हैं तो ये सेगमेंट आपके लिए है। आगे बढ़ेंगे और हमने चूँकि कहा था प्रोग्राम के आगाज़ में कि टॉप स्टोरीज में हम बताते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि मिसकंसेप्शन के तौर पर आपकी ज़िंदगी में जगह बनाए हुए हैं। अगर हम शुगर की बात करें तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अरब साइड के बाद अब पाकिस्तान में जैसे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा आम था, हरमीत अब शुगर बहुत ज़्यादा आम हो गई है। हर 3 में से 2 और 2 में से 1 बंदे को शुगर डायबिटीज़ यानी ज़रूर होती है। तो उसमें जो कुछ मिसकंसेप्शन है हमारे घरों में घरेलू टोटकों को लेके उसको आज दूर करेंगे। कहा जाता है कड़वी चीज़ें खाने से आपकी शुगर जो है करेला के जूस एग्जैक्टली आप करेले का जूस पियेंगे तो भाई आपका शुगर उड़ान भर जाएगा। लेकिन बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत सारी चीजें हैं जिस पर डिस्कशन करने की जरूरत है। बस अगर हम ओवरऑल देखें ना तो आपको पता है सिचुएशन ये होती है कि घर के घरेलू टोटके बाजुकात बड़े ज्यादा सूदबंद साबित भी हो जाते हैं और बाजुकात वो एक रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन बात फैलती है तो जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि अगर आप करेले का जूस पियेंगे तो शुगर कंट्रोल रहेगी। हाउ इज इट पॉसिबल?
طب इस हवाले से क्या कहते हैं, डॉक्टर इस हवाले से क्या कहते हैं, मेडिकल रिसर्च इस हवाले से क्या कहती है, ज़रा थोड़ी सी नज़र यहाँ भी डाल लिया करें। खैर, लेकिन ये मिसकंसेप्शन जो है शुगर को लेके घरेलू जो इलाज मुआवजे किए जाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि कौन सा इलाज मुआवजा सही है, कौन सा इलाज मुआवजा सही नहीं है। सिर्फ सुनी सुनाई बात पे यकीन ना किया करें। डायबिटीज़ की अगर बात करें, उसकी काइंड की बात करें, वो ए है, बी है, 1 है, 2 है, उसके मुताबिक उसका इलाज मुआवजा होता है। अगर किसी और पर उसका फ़ायदा हो रहा है तो डजंट मीन कि आप पर भी उसका फ़ायदा होगा, तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। खैर, इसको आज के प्रोग्राम में सेगमेंट के तौर पर आपको अच्छी और ज़बरदस्ती कुछ ऐसी टिप्स भी देंगे, कुछ ऐसे तरीके भी बताएंगे और इलाज मुआवजे की कुछ ऐसे हमारे साथ ऑब्वियसली हम बात कोशिश करते हैं हरमीत के मेडिकल के साथ साथ कुछ तिब के अगर स्पेशलिस्ट हमारे पास आ जाएं और वो आपको बताएं कि आप घरेलू टोटकों से यानी घर के किचन से किस तरह से। वैसे अगर कहा जाए तो सदियों से तिब का जो ये मामला है ये आपका नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है और जड़ी बूटियों से कैसे ट्रीटमेंट करना है ये वेद में अगर हम देखें, दीगर किताबों में देखें तो हमें सारी चीज़ों की अवल चीज़ें नज़र आ जाती हैं। मेडिसिन की बात की जाए तो मेरे ख्याल में ये जब पंजाब पर महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत तब एंट्री हुई थी अंग्रेज़ों की और अंग्रेज़ों ने फिर ये मामला जो है अंग्रेज़ी दवाइयों का शुरू हो गया था। तो बस आप मतलब एंटीबायोटिक की बात करें और अगर हम बात करें तिब की तो ये वो सारी चीज़ें जो कि आपकी बीमारी की नौयत के मुताबिक उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यही इस सेगमेंट को रखने का मकसद भी है कि शुगर में जो मिसकंसेप्शंस हैं उसको किस तरह से दूर किया जाए। सो वी आर डन विद आवर टॉप स्टोरीज फॉर टुडे। अब हम आपको डिटेल में 2 घंटे में एंटरटेन करेंगे इन्हीं टॉप स्टोरीज़ के थ्रू, लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम किस चीज़ से करते हैं आप गेस करेंगे तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक गेस करेंगे, बिकॉज ये जितना हम लोग ने रट्टा लगा लिया है और लोगों को बताना शुरू कर दिया है कि भाई आपने डेली डोज में पार्टिसिपेट करना है, तो मेरे ख्याल से लोग अब इनकरेज गए हैं कि अगर आपको कोई आर्ट आता है, आप कोई मुनफरिद काम करते हैं, आप कोई रिकॉर्ड बना चुके हैं, कोई अनोखा काम आपने बहुत पहले किया है, तो उसको आज के प्रोग्राम यानी डेली डोज का आप हिस्सा बना सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो डेली डोज की पहली डोज हमने आपको देनी है कि टेक्नोलॉजी हरमीत कहाँ तक पहुँच गई है, पहाड़ों तक पहुँच गई है। वैसे तो दुनिया में हर जगह आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस दिखाई देती है, लेकिन अगर हम बात करें वो तमाम टूरिस्ट जो कि हाइकिंग के बड़े शौकीन है, जो पहाड़ों पे चढ़ने के बहुत शौकीन है, वो तो चले पहाड़ सर कर लेते हैं और हाइकिंग भी कर लेते हैं और इन्जॉय भी कर लेते हैं, क्योंकि हरमीत का ताल्लुक भी पहाड़ी इलाके से, तो मेरे ख्याल से वो भी पूरे पहाड़ पे ना ऐसे 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 करके चढ़ जाते होंगे जैसे हम लोगों को वहाँ पर देखते हैं चढ़ता हुआ। लेकिन अब बच्चों का क्या, फिर बूढ़ों का क्या, जिन्होंने सियाहत को भी इंजॉय करना है लेकिन वो बहुत ज़्यादा पहाड़ चढ़ भी नहीं सकते। चीन के पहाड़ी मकाम पर सियाहों के लिए कई मीटर तवील एस्केलेटर नस्ब कर दिया गया है जनाब, कई तवील। मतलब अगर हम बात करें तो इट सीम्स टू बी लाइक, देखने में लग रहा है कि इस पहाड़ की जो बुलंदी है कहा जा रहा है कि वो 300 फीट से भी ज़्यादा है, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा कर्व्स हैं, बहुत ज़्यादा ये कुछ डेंजरस भी है, एडवेंचरस भी है, मुश्किल भी है, लेकिन अब यहाँ पर लग गई है एस्केलेटर, तो इस पे जाकर चढ़ के अगर हम देखें चाइना को, हम बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में देख रहे हैं कि चाहे वो शहर की बात हो या प्रोडक्ट की बात हो, मुख्तलिफ ममालिक तक उसकी रसाई की बात हो, लेकिन अगर हम फिर टूरिज्म की बात करें तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हो। अब अगर आप मुख्तलिफ पहाड़ियों की बात करें, जो ब्रिज उन्होंने बनाए हुए हैं, जो बिल्कुल आप जैसे चलते हैं तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊं, शीशे से बने हुए हैं। और फिर अगर हम इस किस्म की पहाड़ियों की बात करें तो वहां पे यही चीज अट्रैक्ट करी है टूरिस्ट को, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि चाइना जो है अब कहीं ना कहीं टूरिज्म के हवाले से एक बहुत बड़ा हब बन सकता है, जो बन भी रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट भी इस किस्म की रील्स कर रही हैं। अब ये अंदाजा लगा लें कि इतनी मेहनत से ये सारा को ट्रैक जो बनाया गया है, बहुत सारी आसानी भी है, बहुत सारे लोग जो नहीं जा सकते हाइकिंग पर वो इसी से आसानी से चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये दूसरी कोशिश है और चाइना का सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त पहाड़ी इलाकों और खासकर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है मुनफरिद तरीके से। हरमीत आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेन स्ट्रीम सिटीज़ हों, बिल्डिंग्स हों, हाई राइज बिल्डिंग्स हों, आपका जंगल हो, पहाड़ हो, ऐसी कौन सी जगह है जिसको वो बड़े बेहतरीन अंदाज में टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलप नहीं कर रहे। तो यकीनन इसका मेन रूट कॉज जो है वो यही है कि सियाहत को फ़रोग़ दिया जाए और बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो हैं वो पूरी दुनिया से चीन का सफ़र करें, ट्रैवल करें, वहाँ पर ऐसे मकामात जो कि उन्होंने बनाए हैं, डेवलप किए हैं, उसको देखा जाए। लेकिन अगली खबर पर चलते हैं, क्योंकि अगली खबर इस खबर से रिलेट करती है। हम चीन की बात करें, टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें जो है नो डाउट कि उसमें चीन बहुत आगे है, लेकिन अगर हम कुछ ऐसे अनटच एरियाज़ की बात करें और कुदरती मनाजिर की बात करें, हमारे नॉर्थ साइड की बात करें, खूबसूरत ऐसे बहुत सारे गांव, ऐसे बहुत सारे ज़िले, ऐसे बहुत सारे पहाड़ और ऐसी बहुत सारी खूबसूरत, अगर हम शार कराक्रम की बात कर लें, बाकी हम दूर कहीं नहीं जाते, तो ख़िज़ा का मौसम आजकल चूँकि आपको पता है सर्दी आने वाली है, तो पहाड़ की चोटियों पे जो आपको बर्फ़बारी दिखाई दे रही है, और हुंजा में जो इस वक्त मौसम है, ओ माय गॉड। अब ये सारे मनासिर जो मैंने आपके आगे स्केच कर
کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی وجہ سے 2024 میں سیاحت کے لیے بہترین ممالک میں پاکستان کو بھی باقاعدہ طور پر شامل کر لیا گیا ہے, جو کہ یقیناً ہمارے لیے ایک کریڈٹ کی بات ہے. اگر ہم دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان جیسا موسم, پھر اگر مختلف علاقوں کی بات کہ آپ کو ریگستان آپ کے پاس ہے, سمندر آپ کے پاس ہے, پہاڑی علاقے آپ کے پاس ہیں, برفیلی چوٹیاں آپ کے پاس ہیں, اور زبردست قسم کی جھیلیں اور زبردست قسم کی ندیاں نالے آپ کے پاس ہیں. لیکن وہی بات کہ اس چیز کو ہم نے اسی طرح پورٹری نہیں کیا پوری دنیا میں. اور پھر اگر بات کی جائے کہیں نہ کہیں جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں تعریف بہت زیادہ کرتے ہیں. پھر مہمان نوازی کی اگر بات کی جائے تو یقین مانے دنیا میں کہیں بھی آپ کو اس قسم کا جو وارملی ویلکم جو ہے لوگ کرتے ہیں, مقامی لوگ کرتے ہیں. آپ بہت سے علاقوں میں چلے جائیں, آپ کو جب آپ کہتے ہیں کہ میں باہر کنٹری سے, آپ سے پیسے نہیں لیے جاتے ہیں, آپ کو بڑے پیار سے لوگ جو ہے ریسیو کرتے ہیں. تو ناردرن ایریا کی آپ نے بات کی, ہم ادھر چلے جاتے ہیں وزیرستان اور ان علاقوں کی طرف جاتے ہیں, بڑی کمال کی خوبصورت جنگلات کو تیرا کے علاقے ہیں, پاڑا چنار کے علاقے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو ملا کے صرف ایک چیز کی جو کمی ہے وہ کمی یہ ہے کہ راستے خراب ہیں, واش رومز نہیں ہیں, دیگر تھوڑی بہت سہولیات ہیں. اگر ان چیزوں پہ ہم چائنا کے 20% بھی ہم نے فوکس کر لی ان علاقوں پہ, تو میرے خیال میں پھر IMF کے سامنے بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. اور ہرمیت آپ نے کیا خوبصورت انداز میں ڈپکشن کی ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے, ایسا کون سا موسم ہے, ایسا کون سا پھل ہے, ایسا کون سا علاقہ ہے, ایسی کون سی قدرتی مناظر ہے جو کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. پہاڑوں سے لے کے ندی نالوں تک اگر ہم بات کریں, اور اگر ہم اپنے تاریخی مقامات کی بات کریں, تو نو ڈاؤٹ کہ ہم نے بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو اور بڑے بڑے ایسے ہم نے میوزک آرٹسٹ کو پاکستان آ کے صرف شوٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایسے مقامات کو بک کیا ہے. شاہی قلعہ کی بات کریں, بادشاہ مسجد کی بات کریں, آپ اگر شالامار باغ کی بات کر لیں, آپ ہرن مینار کی بات کر لیں, تو ایک سے بڑھ کر ایک ایسے مقامات موجود ہیں جو کہ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کافی ہے. اور پھر اب الٹیمیٹلی ہم اس بات پہ کنکلیوڈ کر دیتے ہیں اس پوری خبر کو کہ ہمارا زر مبادلہ ہرمیت ہم کتنا بڑا کما سکتے ہیں صرف اور صرف سیاحت کو فروغ دے کے. ہماری معاشی صورتحال اور جو مسائل ہم میں ہیں اس کو کیٹر کیا جا سکتا ہے میکسیمم اگر صرف سیاحت کو پاکستان میں فروغ دیا جائے. ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اور ڈیولپڈ سٹیز اور ڈیولپڈ ایریاز نہ ہونے کی وجہ سے اگر پاکستان کو سیاحت کے لیے بہترین ممالک میں سر فہرست رکھا جا سکتا ہے, تو اگر ہم تھوڑا سا ڈیولپ کر لیں تو سوچیں کتنی بڑی اچیومنٹ ہو سکتی ہے یہ ہماری. آلدو لیکن یہ اچھی بات ہے, پاکستان کے لیے اچھی بات ہے. ہم وارم ویلکم کریں گے ان تمام لوگوں کو جو کہ سیاحت کے لیے پاکستان تشریف لائیں گے, اور اس کے لیے خاطر خواہ انتظامات میرے خیال سے ہمارے کنسرن ڈپارٹمنٹس کو کرنے چاہیے اور تیاری پہلے سے کر لینی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں, اگلی خبر پر چلتے ہیں. اگلی خبر جو ہے بیسیکلی از اے کائنڈ آف کارٹونک خبر. وہ اس لیے کیونکہ اسپائڈر مین کے فینس کی اگر میں بات کروں تو اسکرین کے اس طرف جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, میرے خیال سے بچے اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا لینا ہے, یس یس آئی ایم دا فین آف اسپائڈر مین. لیکن ارجنٹائن کی ہم آپ کو یہ خبر دیں گے جہاں پر سینکڑوں اسپائڈر مین ضرورت مندوں کی مدد کو نکل آئے ہیں. اچھا یہ نکلے کیوں ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں. بیسیکلی یہ پہلے جو اچیومنٹ ہے یا یہ ریکارڈ ہے یہ ہرمیت ملیشیا کے پاس تھا, جہاں پر ایک دفعہ کے ریکارڈ کے مطابق 684 لوگ جو ہے وہ اسپائڈر مین کی یہ جو پورا اٹائر ہے, یہ جو پورا کاسٹیوم ہے پہن کر سڑکوں پر آ گئے تھے. لیکن اب یہ جو ہے اب سینکڑوں بلکہ اب کہ 1000 سے زائد ہی اسپائڈر مینس کے کاسٹیوم پہن کے جو لوگ باہر آئے ہیں. ان کا بیسک مقصد یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو مدد کی ضرورت ہے, ان کے لیے پروسیس فوڈ ہو گیا, کچھ پیسے ہو گئے, کچھ پہننے کے کپڑے ہو گئے, کچھ چیزیں ہو گئی. اب ان کو مدد کے لیے اپیل کرنے کے لیے اور مدد کے لیے انہیں کنونس کرنے کے لیے اسپائڈر مینس جو ہیں ہمیں بہت بڑی تعداد میں نظر آ رہے ہیں مین روڈ پہ. اور یہ اسپائڈر مین جو اگر ہم دیکھیں کچھ فلمیں کچھ کردار ایسے امر ہو جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ سوسائٹی پہ معاشرے میں رہنے والے لوگوں پہ بہت بڑا اثر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اسپائڈر مین کا کردار اگر آپ دیکھیں وہ بھی ہیلپ کرتا ہے دوسروں کی اور دوسروں کی مدد کر کے نکل آتا ہے. اور پھر ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی ہے باہر دنیا میں وہ بڑی منفرد ہے. ایک تو بڑے سیدھے سادے سے لوگ ہوتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, غیبت نہیں کرتے, کسی کے پیچھے ٹانگ اڑانے کی کوشش کسی کے نہیں کرتے, کھینچتانی نہیں ہوتی ہے. میں تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں, بڑے ان کی زندگی کا ڈھنگ جینے کا تھوڑا سا نہیں بلکہ زیادہ ہم سے ڈیفرنٹ ہے. پھر اس قسم کے کریکٹروں میں کیونکہ بہت سارے مسائل سے ہم تو جوجھ رہے ہیں, دن رات جوجھ رہے ہیں, صبح اخبار آتی ہے تو ہمیں ٹینشن بڑھ جاتی ہے. بہرحال ان کی بات کی جائے تو تمام سہولیات ہیں, تو پھر ایسے میں اس قسم کے کریکٹر میں ڈھل جانا اور پھر کہیں نہ کہیں ایک مشن کو لے کے جانا کہ ہم نے مدد کرنی ہے دوسروں کی, تو یہ کمال کر جاتے ہیں.
अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, हम रूट कॉज ही देखते हैं ना, ऐसी कोई भी खबर हमारे पास आती है जो कि अनोखी होती है, लेकिन हम उसकी वजह और उसका रूट कॉज जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर ये स्पाइडरमैन जो आप देख रहे हैं, मतलब एक ने वाइट कॉस्ट्यूम पहना है, एक ने वो जो रिवायती है ब्लू और रेड वो पहना है। अगर हम बच्चों की बात करें तो इस पूरे इवेंट में बच्चों ने बहुत बड़ी तादाद में पार्टिसिपेट किया है और वालिदैन बच्चों को इस चीज़ की तरगीब दे रहे हैं कि आपने भी डोनेट करना है उन लोगों के लिए जिनको मदद की ज़रूरत है। तो वो जो लोग इस कॉस्ट्यूम को पहन के बाहर निकले हैं, उनका बेसिकली मकसद भी ये था कि जो प्रोसेस फूड होता है जो कि देर तक ख़राब नहीं होता, उसको किस तरह से उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिनको मदद की इस वक्त अशद ज़रूरत है। तो क्या खूबसूरत अंदाज में ये अंदाज़ अच्छा है बच्चों को इस चीज़ की तरफ तरगीब दिलाने के लिए कि अगर आप इनके फ़ैन हैं स्पाइडरमैन के और इनको फॉलो करते हैं और वो अगर लोगों की मदद करते हैं तो फिर आपको भी लोगों की मदद करनी चाहिए। तो ये पैगाम बच्चों को देना इस खबर का मकसद था। So we are done with our daily dose for today. अब एक नहीं है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद पॉलिटिकल सेगमेंट को डिटेल में करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली अगर हम बात करें पॉलिटिकल सिनेरियोस की जो कि इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के बाद सूरत हाल हमें काफ़ी हद तक एक तरफ जाती दिखाई दे रही है। हमने हमेशा देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो एक पेज पर हमें ये सियासी जमातें कभी नज़र नहीं आई, लेकिन आज मौक़िफ़ जो है दरअसल इन बाकी दीगर जमातों का या PDM की दीगर जमातों की अगर हम बात करें तो उनका मौक़िफ़ एक दिखाई देता है कि यस लग रहा है कि अदालतों समेत और तमाम इदारों समेत इस वक्त डाइवर्जन जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ दिखाई दे रही है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात की जाए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनकी वापसी पर अब सूरत हाल ये है कि उनकी वापसी के बाद देखा ये जा रहा है कि ना सिर्फ वो इंतखाबात की कैंपेन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं बल्कि इस सारी सूरत हाल में वो इंतखाबात में पार्टिसिपेट भी करेंगे। ना सिर्फ कैंपेन में बल्कि वज़ारत उज़्मा की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी अब कोशिश ये की जा रही है कि बाकायदा कैंपेन को अच्छे तरीके से ड्राइव किया जाए। खैर सियासी सूरत हाल जो है उस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में डिटेल में, लेकिन अभी हम जब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में तो हरमीत आपको पता है हमारी कोशिश ये होती है कि हर रोज़ इस चीज़ का जिक्र जो है वो ज़रूर किया जाए। जिस खत्ते में हम रहते हैं उसके इर्द गिर्द की सूरत हाल जो है, जो मनाजिर हम देख रहे हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि मनाजिर हमें देखने को मिलेंगे। अगर इसराइल की जारियत की बात करें, जो क़यामत गज़ा में बर्पा की गई है उसकी बात करें तो जंग बंदी से साफ इनकार। बिल्कुल सोहा, अगर हम देखें गज़ा के हवाले से जिस किस्म की सिचुएशन है और जो हमने देखा कि हॉस्पिटल, पहले तो हमने ये देखा कि जिस तरह हॉस्पिटल को जितने भी अस्पताल थे वहाँ पे जख्मियों को लाया गया, तो फिर हमने ये देखा कि उनको भी टारगेट बनाया गया। इस वक्त सबसे बड़ा कब्रिस्तान आप ये कह सकते हैं कि बच्चों का गज़ा बन चुका है। 20 लाख कैदी हैं, आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 20 लाख जो मुसलमान मासूम लोग हैं वो कैदी बन चुके हैं। और अगर हम देखें तो कल जो कैंप्स थे जहाँ पे लोगों को रखा गया वहाँ भी बाकायदा टारगेट जो है वहाँ उनको बनाया गया है। और नेतन्याहू का जो बयान है वो कल आपने देखा भी होगा, जिसमें उनका बारहा ये बात कर रहे हैं कि भाई अब जो है ये जंग तब ख़त्म होगी जब हमास या तो हथियार डाले या उनका कल्ला कमा हम करें। लेकिन इस दूसरी सूरत हाल में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो हमास की जो तैयारी है उस पर सब लोग हैरान भी हैं और परेशान भी हैं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की जानिब से जितने भी आर्टिकल आ रहे हैं, जितने जो उनका तज्जिया हम देखते हैं और बारहा वॉर्न भी किया जा रहा है इस वक्त इजराइल को कि ज़मीनी जो जंग है उसके हकायक बहुत मुख्तलिफ होंगे आपके लिए। क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि लेबनान से भी जो है वहाँ उन पर हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन है वो हमलावर हो रहे हैं। हम दूसरी जानिब देख रहे हैं तो फिर जो होशी बागी हैं वो लोग वहाँ से भी उन पर बमबारी हो रही है। तो तीनों तरफ इस वक्त इजराइल को जो है ज़मीनी जंग का बहुत ज़्यादा सामना है, जिसकी वजह से अगर फोर्सेस की उनकी बात की जाए तो हमने बारहा देखा है कि जब भी वो गज़ा की तरफ बढ़ते हैं, ज़मीनी जंग के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तब उनको पसपाई का सामना है। जो सूरत हाल है वो भी आप देखेंगे, जो तकरीबन जो वहशाना बमबारी कल हुई है उसमें तकरीबन 100 जो है वो लोग शहीद हो चुके हैं। बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद है इस वक्त। अगर हम अस्पताल की बात करें, ईंधन की कमी है, हॉस्पिटल में जो तिबी अमला है वो हमें बीमार नजर आता है, क्योंकि एक तरफ हम देखें कि वहां पर सिचुएशन ये है कि उन तक एनेस्थीसिया जो है वो भी मुहैया नहीं है। बहुत सारे बच्चों के जो ऑपरेशन हो रहे हैं सुहा, अगर हम देखें तो वो भी आपको कहीं ना कहीं बगैर एनेस्थीसिया के, बगैर बेहोशी के उन बच्चों को कराए जा रहे हैं। तो यकीनन सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन गंभीर होती चली जा रही है। सूरत हाल खराब हो रही है और जो नंबर्स हमें मौसूल होते हैं इसके मुताबिक 8,000 से ज्यादा ये तादाद जो है वो बढ़ चुकी है। और एवरेज अगर निकाली जाए, जो एवरेज मौसूल हो रही है 7 अक्टूबर से लेके अब तक जो है वो रोजाना की बुनियाद पर कम से कम 100 बच्चे ऐसे हैं जो
ہلاک کر دیے جاتے ہیں اسرائیل کی جانب سے. تو صورتحال جو ہے جس میں اب ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے 60% تھا, اب یہ 70% جو ہے جس میں صرف خواتین, بچے اور عمر رسیدہ لوگ شامل ہیں جو کہ جان کی بازی آ رہے ہیں. 72,000 کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو اس وقت صورتحال بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے زخمی حالت میں ہسپتالوں میں یا پھر ارد گرد اگر ہم دیکھیں اسپتالوں میں بمباری کے بعد صورتحال اتنی خراب ہے کہ اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے, تو ارد گرد لوگ زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں. اس ساری صورتحال پر ہم بات کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر احمد سعید منہا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. علیکم سر. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس فار گڈ مارننگ پبلک. سر, اقوام متحدہ کی اگر بات کریں بہت ساری قراردادیں جو کہ وہاں پر پیش کی جا رہی ہیں, لیکن جو ممالک انہیں ویٹو کر دیتے ہیں, اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا اس وقت اگر ہم ہیومینٹی کی بات کریں, اگر مورالٹی کی بات کریں, تو کس طرح سے جو تصاویر ویڈیوز ہمارا ہمیں موصول ہو رہی ہیں, ان کو بھی ہو رہی ہوں گی, لیکن اس کے باوجود بھی ان سب چیزوں کو دیکھنا اور پھر اگنور کر دینا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یو این کی جانب سے اس طرح سے کیوں انیشیٹو نہیں لیا جا رہا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ جو آپ کی توقعات ہیں دنیا میں جو امن قائم کرنے کے حساب سے وہ بالکل بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں. بیسیکلی آپ اس کو فوج یا کسی فورس کے ذریعے کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے جب تک یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے چیپٹر 7 کے تحت کوئی قرارداد جو ہے وہ منظور نہ ہو. چیپٹر 7 نہ ہونے سے آپ کو اس میں ویٹو پاور امریکن ہمیشہ سے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ آپ کے فرانس اور یو کے بھی جو ہے وہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے یو این کے کیا جو جنرل اسمبلی ہے وہ کام کر رہی ہے, یس بالکل کر رہی ہے. اور ابھی اپنے یہ 2 دن پہلے اپنے دیکھا پاکستان عرب لیگ نے قرارداد جو ہے وہ پیش کی تھی جس میں جنگ بندی کی مطالبہ کیا گیا تھا, وہ اس کو عرب لیگ نے کیا اور اس کو پاکستان نے کو اسپانسر کیا تھا. تو اس سے وہ قرارداد 120 ووٹ جو ہیں اس کو حق میں پڑے تھے, جبکہ یورپین یونین کے کچھ ممالک جو ہیں انہوں نے اس کے یا تو ابسٹین کیا تھا یا اس کے حق میں ووٹ دیا تھا, جبکہ جو آپ کا یو کے ہے اور فرانس ہے اور امریکنز جو ہیں انہوں نے اس کو نیگیٹو میں ووٹ کیا تھا. اسرائیل نے بھی آف کورس نیگیٹو کیا تھا. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یو این جی اے کی جو قرارداد ہے 193 ممالک میں سے 120 کا یس کہنا, وہ مورل یہ اخلاقی ایک جواز یا پولیٹیکل پریشر تو ضرور ڈیولپ کرتا ہے, لیکن وہ اس طرح سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکتا. تو ہیئر کمز بریگیڈیئر صاحب, اگر ہم دیکھیں آپ نے کل جو ہے اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان جو میڈیا میں انہوں نے جاری کیا, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک حماس مٹ نہیں جاتی یا خود ہتھیار نہیں ڈالتی تب تک ہم اس جنگ سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس کو وارن کر رہا ہے, کیونکہ اس وقت زمینی جنگ کے حقائق کچھ ڈیفرنٹ ہیں, سرنگیں بہت زیادہ بچھائی ہوئی ہیں حماس کے مجاہدین نے. ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ زمینی جنگ یا اس قسم کی صورتحال اگر ہوگی کہ اسرائیل ڈٹا ہوگا تو نقصان کتنا ہوگا اور یہ جنگ کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ دیکھیں, الٹیمیٹ ایم جو ہے وہ تو غزہ اور فلسطین کی جو لینڈ کی ویسٹ بینک, ان تمام جگہوں سے فلسطینیوں کو جو ہے ختم کرنا مقصد ہے. جیسے میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں شاید کہا تھا کہ 23 سپٹمبر کو جب یو این جی کے پلیٹ فارم سے نیتن یاہو نے اسرائیل کا نقشہ پیش کیا تھا, اس میں نہ غزہ کی پٹی تھی اور نہ ویسٹ بینک تھا اور نہ گولان ہائٹس تھی, اس کو کمپلیٹ وائٹ نقشہ شو کیا گیا تھا. انفارچونیٹلی جو کل گوگل نے نقشہ جو اسرائیل کا پیش کیا ہے اس میں سے بھی فلسطینیوں کا علاقہ جو ہے اس میں غزہ کی پٹی کو بالکل مائنس کر دیا گیا. گوگل کیا چیز ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ڈومینیٹڈ بائی جو آپ کی جیو کمیونٹی ہے, وہ پڑھے لکھے ہیں, ان کے سائنس ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں اور انڈین اس کے ساتھ ہیں, اور انہوں نے ادھر سے گوگل کے اندر بھی اس طرح کی چیز کر دی. کیا بلٹ اپ ایریا کے اندر جو شہر ہوتے ہیں اس کے اندر لڑائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ وار آن ٹیرر میں مختلف گاؤں میں سوات اور علاقوں میں جب لڑ رہے تھے تو وہاں پہ گاؤں کے اندر جو چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں اس میں لڑنا بھی مشکل ہوتا ہے, کیونکہ اس میں سرنگیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور بھاگنا آسان ہوتا ہے, چھپنا آسان ہوتا ہے. لیکن غزہ کی جو پٹی ہے یہ 25 by 6 کلومیٹر کا ایریا, جس میں کہ انہوں نے نیچے سرنگیں بھی بنا رکھی ہیں اور اس میں تمام قسم کا وہ وہاں پہ لینڈ آپریشن کرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہوگا. لیکن اس لیے اس سے پہلے راکٹنگ کی جا رہی ہے, ایئر پار کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے, اور اس میں کسی کی انڈسکریمنیٹ قسم کی کلنگ بھی کی جا رہی ہے. لیکن ابھی جو شاید لینڈ آپریشن اس وقت کریں گے جب وہ مکمل طور پر اس کا ملیمٹ کریں گے, ون, اور سیکنڈلی وہ اس لیے بھی کانشیس ہیں اس وقت تک میجر اٹیک نہ ہونے کی. ایک تو بلٹ اپ ایریا سے میں نے بریگیڈیئر صاحب, اگر ہم دیکھیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آس پاس جتنی بھی مزاحمتی تحریکیں ہیں, خاص کر حزب اللہ کی بات کی جائے, غوثی باغلو کی بات کی جائے, اس وقت حماس کو اگر ہم دیکھیں کہیں نہ کہیں تینوں طرف جو ہے انہوں نے گھیر رکھا ہے اسرائیل کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اسرائیل اپنے اسی ضد پہ اڑا رہا اور جس طرح وہ نشانہ معصوم لوگوں کو بنا رہا ہے, تو
ایسے میں کیا دیگر جو تحریکیں چھوٹی بڑی وہ بھی وہاں کا رخ کر سکتی ہیں؟ آس پاس جو ہم دیکھ رہے ہیں جو خبریں آ رہی ہیں اور جس کا مغربی میڈیا جو ہے وہ انکشافات بھی وہاں پہ اس قسم کے ہو رہے ہیں. دیکھیں نان اسٹیٹ ایکٹر لیول پہ تو یہ بالکل جاری رہے گا. جیسے آپ نے حزب اللہ کا یہاں پہ ابھی اپنے نام لیا جو لبنان سے بھی آپ کے جو اس کو اٹیک کر رہے ہیں وہاں پہ بھی جو ہے کلنگز اسرائیلیوں کی ہوئی ہے اور وہاں انہوں نے حزب اللہ کے لوگوں کو بھی شہید کیا ہے. حماس کے آف کورس جو بھی ہے لیکن نان اسٹیٹ ایکٹر لیول کے اوپر تو یس بالکل یہ جاری رہے گا اور یہ ہوتا بھی رہے گا. جہاں تک ملکوں کا اس میں انوالو ہونا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مکمل کمپلیٹ نہ صرف ریجن کے لیے بلکہ دنیا کے امن کے لیے جو ہے انتہائی بڑا خطرہ ہوگا. دو ایران نے کافی اسٹرانگ پوزیشن لی ہے, جارڈن نے اسٹرانگ پوزیشن لی ہے, سیریا نے اسٹرانگ پوزیشن لی ہے, لیکن ان کا انوالو ہونا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں امن کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا. اور اگر یہ تمام ممالک کوئی بھی ان میں سے عرب میں سے کوئی ممالک اگر اٹیک کرتے ہیں یا اس کے اوپر جب وہ گراؤنڈ اٹیک ہوتا ہے تو اس پہ تو وہ شاید دنیا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی ٹھیک نہیں رہے گا. یہ بھی کہیے گا کہ دیکھیں جنگیں کسی بھی خطے کے لیے یا کسی بھی ملک کے لیے کبھی بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہی نہیں ہے اور یہ نقصان ہم نے دیکھا کہ بڑھتا چلا جاتا ہے. شروع کسی بات سے ہوتی ہے جنگ لیکن ختم ہونے کے لیے کوئی بھی دائرہ کار جو ہے اس کو تعین نہیں کیا جا سکتا. سر آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جیسے حزب اللہ کی بات کی حمیت نے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ جنہوں نے سٹینڈ لیا ہے جو پوزیشن سٹرانگ کر رہے ہیں اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان نیوکلیئر تنصیبات کی بات کریں جو اسرائیل میں موجود ہے, اس شہر پر راکٹ حملہ حزب اللہ کی جانب سے کیا گیا ہے, یہ کیسا انیشیٹو تھا جس نے تھوڑا سا ہلا کے رکھا اسرائیل کی فوج کی؟ اگر ہم بات کریں تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے پوری دنیا میں ایک اسٹرانگ نیٹ ورک موجود ہے ان کا, لیکن اس کے باوجود بھی حماس کا حملہ پھر حزب اللہ کا یہ ٹارگٹ جو ہے, آپ کیا امپیکٹ سمجھتے ہیں اس کا اسرائیل پہ خاص طور پہ؟ لیکن اس کے باوجود بھی جنگ بندی سے صاف انکار ریسنٹلی کیا انہوں نے. اگر آپ نے یہ پوچھ رہی ہیں کہ وہاں پہ جو اسرائیل کے اندر تنصیبات پہ حملے کے حساب سے, سوری آپ کی آواز تھوڑی میں سن نہیں پایا تھا, اگر آپ چھوٹا سا ریپیٹ کر سکیں تو. جی سر, یہی سوال ہے کہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں حماس کی جانب سے, حزب اللہ کی جانب سے, اس کا کتنا امپیکٹ اسرائیل پر پڑ رہا ہے اور نقصانات کتنے ہوں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ پریشر کو بلڈ کرنے میں یہ تمام ادارے یا یہ تمام ممالک جو ہیں وہ کامیاب ہو پا رہے ہیں؟ اوکے دیکھیں ملیٹریلی تو حماس کی اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس کے اوپر اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنے سے وہ اس طرح سے کچھ کریں گے. لیکن میں یہ ضرور ایک اسپیکٹ جو آپ نے کہا وہ اس کا ایک ایلیمنٹ یہ ضرور ہے کہ جو یہودی ہیں یا جیوز ہیں وہ کمیونٹی کانشیس بہت زیادہ ہیں. ابھی بچے کی پیدائش نہیں ہوتی اس وقت سے بچے کی ٹریننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک پراپر ایک پروسیجر کے تحت جیوز کبھی دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. تو کمیونٹی کانشیس تو ہے. لینڈ اٹیک بھی اس لیے نہیں ہو رہا کہ ان کے پاس تقریباً 200 کے قریب سینئر آفیسر ملٹری جو ان کے یرغمال بنائے ہوئے ہیں حماس نے, ان کو وہ ہلاک نہیں کروانا چاہتے اور ڈیمانڈ بھی یہی ہے حماس کی کہ آپ ہمارے فلسطینیوں کو چھوڑیں تو ہم ان کو ریلیز کریں گے, اس کے بعد جنگ بندی کی بات ہوگی. تو کمیونٹی کانشیس تو بہت ہیں, ایک پریشر ضرور ڈیولپ ہے. اسی طرح یو این جی اے کے لیول کے اوپر سے جو قرارداد آئی ہے اس سے افیکٹ یہ پڑا ہے کہ کم از کم جو رفح کی کراسنگ ہے جو ایجپٹ کی طرف سے وہاں پہ انہوں نے کوئی ٹرکوں کو الاؤ کیا ہے کہ ہیومینیٹیرین ایڈ لے کے اندر جا سکیں, کیونکہ امریکنز کو بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑا. جو بائیڈن کی بھی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہیں وہ مائلڈ ہوئی ہیں کیونکہ وہ امریکہ کے اندر ڈیر صاحب اگر ہم دیکھیں ہم سوشل میڈیا میں پرسوں بڑی تنقید ہم نے دیکھی. اگر بات کی جائے ہم نے ٹرکی میں دیکھا کہ وہاں سیلیبریشن ہو رہی تھی, ہم نے ریاض میں دیکھا وہاں سیلیبریشن ہو رہی تھی, ہم نے لاہور میں دیکھا یہاں پہ میوزک کنسرٹ ہو رہا تھا. تو ایسے میں یہ سوشل میڈیا پہ بڑا تنقید بھی اس پہ کی جا رہی ہے کہ بھائی کیوں مسلمان ممالک جو ہے اس طرح کی چیزوں میں زیادہ بزی ہیں اور جہاں پہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے. آپ سے جاننا چاہیں گے OIC تو OIC بن گئی ہے لیکن ایسے میں مصر, ترکی اور کیا رول نبھا سکتے ہیں, سعودی عرب جو ہے اور ساتھ بشمول پاکستان کیا رول نبھا سکتے ہیں؟ جی بالکل. OIC دیکھیں جس طرح سے ایفیکٹو اس کو ہونا چاہیے تھا انفارچونیٹلی نہیں ہے. اب وہ کیوں دیکھیں, اب 18 اکتوبر کو آپ نے OIC کی میٹنگ بلائی اور وہ بھی وزرائے خارجہ لیول کے اوپر بلائی جس کو کہ سمٹ لیول پہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر لیول پہ ہونی چاہیے تھی تاکہ آپ کو OIC کی ایک آواز جو ہے وہ ابھر کے سامنے دنیا کے آتے کہ عرب ممالک یا مسلم ممالک کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. تو وہ اس طرح سے پریشر ڈیولپ نہیں کر پائے اور 18 اکتوبر کے بعد سے لے کے اب تک نہ ہی سمٹ لیول کے اوپر گئے. آن دا کنٹریری اگر آپ دیکھیں تو OIC کے بدلے میں آپ دیکھیں تو جو بائیڈن خود آئے ہیں اسرائیل میں, اسی طرح جو رشی صاحب جو ہیں جو UK کے پرائم منسٹر ہیں وہ خود آئے ہیں, فرانس کے پریزیڈنٹ وہ آ رہے ہیں, بلکہ رشی سونک صاحب تو ٹرانسپورٹر ایئر کرافٹ کے اندر جو انتہائی لیتھل ویپنز لے کر آیا تھا اسرائیل کی مدد کے لیے. تو اس کی مکمل یکجہتی دکھائی جا رہی ہے اسرائیل کے کاز کے ساتھ,
जबकि अनफॉर्चुनेटली ओआईसी या गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है, उनकी तरफ से कोई ठोस इकदामात नहीं किए गए। इसी तरह से जो एक अरब ममालिक की फौज बनाई गई थी, उसको भी अरबों ने कोई इस तरह की लीवरेज नहीं दी, ना कोई मैंडेट दिया कि वो कोई मिलिट्री एक्शन की तरफ जाएं या प्लानिंग करें या कोई ऐलान करें, क्योंकि अरब ममालिक के भी अपने मफादात हैं बेसिकली जो इकोनॉमिक बेस्ड हैं, जो जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं बेसिकली वो। सर इस सारी सूरत हाल में अगर हमें strategic कोई interest की एक्टिव तरफ- नजर आता है तो वो ईरान ही नजर आता है, और कल धमकी इजराइल ने उनको भी दी है, अमेरिका भी दे रहा है, ईरान लेकिन डट के खड़ा है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं दीगर मुस्लिम ममालिक अगर ईरान के साथ इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा खड़े हो जाते तो कहीं ना कहीं एक अच्छा दबाव पड़ सकता है, क्योंकि ईरान वाहिद मुल्क है मुस्लिम कंट्री में जो खुल के आ रहा है। जी बिल्कुल, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से अरब यूनाइटेड भी नहीं है। ईरानियों को वो अरब मानते भी नहीं है कि अरब ममालिक में आते हैं इस तरह करके। ईरान और जो अजमी और सुन्नी वाली वो जो एक वो है वो डिवाइड जो है वो तो बिल्कुल साफ नजर आती है। आपको शिया क्रिश्चियन के नाम को अलग कर दिया जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी के अंदर के बाकी सारा अरब हैं, और जिसमें सऊदीया और ये सारे जो टर्की और सीरिया और लेबनान वगैरह, और जो आपके जो शिया क्रिश्चियन जो बनता है इसमें यमन, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, तो शिया इनको अलग कर देते हैं। तो मुसलमानों में अपनी यकजहती भी नहीं है। और ईरान इराक की वॉर देख लें, इसमें सऊदीया और ईरान की प्रॉक्सीज देख लें, इन तमाम चीजों को देखते हुए अनफॉर्चुनेटली माजी के अंदर कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अरब रिवॉल्ट ही थी बेसिकली जिसने ऑटोमन एम्पायर को भी खत्म किया था। तो अरबों के अंदर जो है मीर जाफर बिन सादिक हैं, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली अभी एक पेज के ऊपर हम शायद लास्टली इस चीज उस को तरह भी से एड्रेस नहीं है। कीजिएगा कि जब हम सारी सूरत हाल को देख रहे हैं तो ईरान तो चूंकि इस तरह से अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करके खड़ा हुआ है और हमने देखा है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस भी है, लेकिन अगर दीगर ममालिक की बात करें, खा वो अरब ममालिक हो, खा वो मुस्लिम ममालिक हो, खा वो मुस्लिम ममालिक ना हो, इंसानी हकूक़ की बात करने वाला हर मुल्क जो है वो इस वक्त जब बच्चों और ख़वातीन को इस हालत में देख रहे हैं तो यकीनन आवाज़ उठानी चाहिए अपने एंड से। लेकिन ये जो बाइकॉट का एक सिलसिला सोशल मीडिया पे जारी है, इससे आप क्या समझते हैं कि अगर कुछ परसेंटेज इसराइल को जाती है या कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि इसराइल बेस्ड हैं, आप क्या समझते हैं कि इससे जो है वो क्या लोगों को आप तरगीब दिलाएंगे या लोगों को आप कहेंगे, कन्विंस करना चाहिए कि इस हवाले से आप इस चीज़ पर स्टैंड लें, क्योंकि ये एक वाहिद चीज़ है जिससे थोड़ा जो है वो पार्टिसिपेट किया जा सकता है? नहीं, इकोनॉमिक हर्ट करने के लिए तो ठीक है, इस तरह के बॉयकॉट वाले नारे जरूर लगते हैं, लेकिन इसकी लोकल आपके लोगों के ऊपर ये असर पड़ेगा जिनके बिजनेसेस हैं, उन वही इफेक्ट होंगे जनरली। लेकिन आप ठीक है बॉयकॉट करें, लेकिन आप नारे तो आप सोशल मीडिया पे जरूर देख रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप किसी भी मॉल के अंदर जाते हैं तो ऐसा कहीं नहीं है। जैसे फ्रांस के अंदर एक जरूर ड्राइव आई थी जब नौजुबिल्ला ने कुछ खाके इस तरह के किए थे, तो कुछ किसी लेवल के ऊपर हमने देखा था क्रॉस लगा होता था कि फ्रांस की मसनूआत हैं, हमने नहीं खरीदनी। लेकिन जैसे इजरायली मसनूआत हैं, इसमें मशहूर मशरूबात भी हैं और इस तरह की दूसरी चीजें फास्ट फूड की चेन्स भी हैं, उसके ऊपर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं नजर नहीं आती बेसिकली। ब्रिगेडियर साहब अगर हम देखें एक तो बाइकआउट की बात ना, माजरत के साथ बाइकआउट तो किसी ने करना ही नहीं है, फिर वही मैकडोनल्ड, फिर वही पेप्सी। अनफॉर्चुनेटली मुझे पैसे नहीं मिले लेकिन मैंने नाम ले लिए। सर आपसे जानना चाहेंगे जो सूरत हाल इस वक्त है, सऊदी अरब और कई मीडिया में खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब जो कुर्बतें बढ़ा रहा था इसराइल से, तो कहीं ना कहीं ईरान की साजिश जो है उसको जोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं दूरी या इस किस्म के हमला करने का मकसद ये था कि सऊदी अरब को दूर करना था। आपको क्या लगता है कि दोबारा ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, एक बहुत बड़ा फायदा किसी मगरब को हो सकता है दोनों ममालिक के दरमियान दोबारा इस किस्म की गलतफहमियां पैदा करके जो मुख्तलिफ मीडिया में आ रही चीजें? ईरान और सऊदी अरब के मतलब आप कह रहे हैं? जी 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 हाँ जी 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 जी। अच्छा, देखिए रिप्रोचमेंट तो दोनों में जरूर हुआ था, दोनों ने सिफारती ताल्लुकात भी अपने बहाल किए हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई डेंट पड़ेगा। बेसिकली हमास ने जो अटैक भी किया था उसकी भी 2-3 वजूहात थी। बेसिकली वो देखते नहीं है मुसलमान मुल्कों की तरफ, वो अपनी इंडिपेंडेंट अपनी जहाद उन्होंने जारी रखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑफ कोर्स वो कंसर्न जरूर था। 2020 का जो इब्राहिम अकॉर्ड हुआ था, इसमें बहरीन और यूएई ने इसराइल को ऑर्गेनाइज किया था। इसी तरह भी जो खबरें चल रही थी कि शायद सऊदीया भी उसके साथ सफारती ताल्लुकात बहाल या इनिशिएट करने जा रहा है, तो हमास इस बात से जरूर एक वो धचका लगा हुआ था। इसी तरह से नेतन्याहू ने नक्शा प्रेजेंट कर दिया तो आपने फर्दर हमास को कॉर्नर या फलस्तीनियों को कॉर्नर करने की कोशिश की। दूसरा, नेतन्याहू खुद भी चाह रहे थे कि शायद इस तरह की वॉर इनिशिएट हो, क्योंकि वो भी चूंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसराइल के अंदर खुद भी है। 2018 से लेकर 2022 तक 5 गवर्नमेंट्स
पार्लियामेंट्स चेंज हुई हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग किस्म की कभी नेतन्याहू जो 16 साल पहले भी कमांड कर ठीक है चुका है। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच। अंदरूनी मामला पर जो आप बात कर रहे हैं उसका अगर हम बैरूनी मामला करें तो यकीनन किसी भी हैशटैग ब्रांड का नाम लेने की बजाय हम समझते हैं कि बहुत बड़ी मुलाजमत जो है वो हर एक इस तरह के ब्रांड से वाबस्ता होती है, तो इसका बाइकआउट कर देना या फिर अगर सिफारतकारों को मुल्क बदर कर देना, यकीनन इससे कोई इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन जो ठोस इक़दाम है किसी भी मुल्क के और फ़लस्तीन के लिए वो इस वक्त उठाना वक्त की अहम ज़रूरत है। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और आपको पता है हम अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के माशी सूरत हाल की बात करें तो हरमीत सबसे अहम टारगेट जो घर में मौजूद ख़वातीन का और प्लस आजकल मर्द हज़रात का भी होता है वो ये होता है कि घर का बजट कैसे मैनेज करना है। और फिर बजट और बचत की अगर हम बात करें तो इन दोनों के अंदर अब इतनी सिमिलैरिटीज़ आ गई हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करना इतना मुश्किल हो गया कि अगर आपकी पे 20,000 है या 20 लाख रुपए है तो इन दोनों सूरतों में भी आपके बजट को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बाज़ वक़्त आप मैनेज करते हो, बड़ा अच्छा बजट जो है वो फाइनलाइज करते हो, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द मंथ आप बजट आउट हो जाते हो। ये क्या सूरत हाल है, किस तरह से मैनेज करना है, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि बजट बनाना एक आर्ट है और ये आर्ट जो है वो हम आज आपको सिखाने की एक कोशिश करेंगे। और उस कोशिश के लिए जो पैनल मेरे साथ मौजूद होगा उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। पैनल में हमारे साथ आलिया सारिम बरनी साहिबा मौजूद है, सोशल एक्टिविस्ट है, इसके अलावा वाइस चेयरमैन है, वाइस चेयरपर्सन है सारिम बरनी वेलफेयर फाउंडेशन की, इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। और इसके अलावा अतिया गिलानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो आपको अच्छी अच्छी ज़बरदस्ती टिप्स देंगी आज के इस टॉपिक के हवाले से। अतिया साहिबा आपसे आगाज़ कर लेते हैं। अगर हम सिर्फ कंसाइज सा लोगों को ये बताने की कोशिश करें कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ जो है वो इस वक्त आउट ऑफ द रेंज जा रही है, अगर आप अच्छा कमाते हैं तब भी, अगर आप अच्छा नहीं कमाते तब भी, बजट को मैनेज करने के लिए बेसिक टिप्स आप क्या कीप इन माइंड रखती हैं व्हेन यू मेक योर ओन बजट? देखिए बात सुनिए, बजट जो है ना वो ऐसा नहीं है कि कोई एक मैजिक है और एक दम आप जो है वो तमाम चीज़ें उसके अंदर जब आप एडजस्ट करेंगे और आप स्मूथली जो है फाइनेंशियली अपने घर को जो है वो रख सकेंगे। बजट सिंपली एक साइंस है। साइंस कैसे है कि आपने सबसे पहले ये असेसमेंट करनी है। बजट एक असेसमेंट है ना, हम वक्त से पहले अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें ये एक्सपेंडिचर्स जो है वो वक्त से पहले असेस कर लेने चाहिए, हमारे इस मंथ में ये आ सकता है। तो उसमें असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि हमारी जो नीड होती है, दो चीज़ें होती हैं। आपको जब कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है ना अपनी रिक्वायरमेंट को, तो दो चीज़ें आपने देखनी होती है कि कौन सी बात आपकी नीड है और कौन सी बात आपकी ख्वाहिश है, यानी डिज़ायर है। तो आपको अपनी डिज़ायर से, जितनी महंगाई आजकल हो चुकी हुई है, कोई बिग साइंस नहीं है कि आप अपनी डिज़ायर को जो है वो थोड़ा सा जज कीजिए कि आपकी नीड जो है, जो बेसिक नीड है वो कितनी, चाहे वो आपका 20 लाख का बजट है, चाहे वो आपका 20 करोड़ का बजट है, चाहे वो आपका 20,000 का बजट है। आपको सिंपली ये करना है कि सबसे पहले अपनी नीड का अंदाज़ा लगा लें। अगर आप डिज़ायर की तरफ चले गए तो फिर तो बजट हमेशा डेफिसिट बजट होगा, जो मिन हैसल कौम में हमारी पूरी कौम का है कि मसला है कि हमारी डिज़ायर जो है वो बहुत ज़्यादा है, ये भी कर ले वो भी कर ले, अब नॉन डेवलपमेंटल पे चले जाए और किसी तरफ हम सब्सिडीज़ दे दें। इसी तरह हम घर में भी करते हैं कि किसी और तरफ चले जाए, शादी आ जाए, ओवर बजट हो जाए। तो सबसे पहले आपको, जब तक आप अपनी नीड एंड डिज़ायर के ऊपर जो है वो काम नहीं करेंगे, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या आपके लिए एक्स्ट्रा है, क्या आपके लिए अननेसेसरी है। अच्छा अति से बस फॉर द टाइम बीइंग चले, लेट्स सपोज आज के इस प्रोग्राम में अगर मैं गुड मॉर्निंग पब्लिक का एक घर का बजट फाइनलाइज करने की कोशिश करूं तो मैं ये कहूं कि चले हम एक्सक्लूड कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग उन तमाम ख्वाहिशात को, एक्सपेंडिचर्स को जो कि आपके लग्जरीज में आते हैं। आलिया साहिबा आपकी तरफ आऊँगी। अगर हम एक आम लेमैन की बात करें जिसके सिर्फ 20-25 हज़ार तनख्वाह है, वो तो ख्वाहिशात का सोच भी नहीं सकता, वो तो सिर्फ अपने बजट को मैनेज करने की एक नाकाम कोशिश करता है और उस कोशिश में भी फिर वो बजट आउट हो जाता है महीने से बहुत पहले ही, मतलब पहले 20 दिन में। इसमें बिजली का, पानी का, गैस का बिल है, आपकी रोजाना की रोटी है, आपकी फिर बच्चों के अखराजात है, आपके घर का रेंट है, ये बहुत सारी चीजें, और फिर हम एक टाइम की रोटी की बात करते हैं। हाउ कुड वी मैनेज दिस बजट आउट? वो जिसका एक ही बेटा हो भूखा 8 पहरों से, बताओ अहले दानिश कि वो गंदुम ले या तख्ती ले। मैं ये समझती हूँ कि ये जो 20-25 हज़ार की हम बात कर रहे हैं तनख्वाह की, इस तनख्वाह में बजट वगैरह नहीं बनता,
इस बजट में लोग वेलफेयर पर आ जाते हैं, मेरे शेल्टर होम में आ जाते हैं, अपने बच्चों को छोड़ने आ जाते बिल्कुल हैं। ठीक। और यकीन जानिएगा, माँ बाप दोनों हयात हैं और बच्चे मेरे पास यतीम और यसीर किसी जिंदगी गुजारते, क्योंकि मेरे पास उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीजें मिलती हैं, लेकिन वो रिश्ते तो नहीं मिलते ना जो खून के रिश्ते हैं जिन्होंने उन्हें पैदा किए। ये बातें करनी कि बजट बना लो, देखिए बजट इस वक्त कोई बना ही नहीं सकता। 20-25 हजार में कौन सा बजट बनाना है जहां पर बड़ा गोश्त 1000 किलो का है, और अगर आप सब्जियों पे जाएं तो सब 200-300 इस पे जा रही हैं। बिल्कुल। बेसिक रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, गैस, बच्चे, फीसेस, बीमारी और मौत, ये कपड़े वगैरह तो बहुत आगे की बात है। इस वक्त तो मौत आसान नहीं रही। आपको, आप जरा कब्रों की जाके कीमतें पता कीजिएगा कि किस इलाके की कब्रिस्तान में अव्वल तो कब्र मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो कितने की मिलेगी, कौन सा बजट, यानी किसी की बीमारी आएगी तो बजट के हिसाब से आएगी, किसी के यहाँ मौत आएगी तो क्या बजट के हिसाब से आएगी। और अगर कब्र के पैसे नहीं है तब भी ये लोग, देखिए मैं एक शेल्टर होम को रन करती हूँ, सारेम बर्नी ट्रस्ट की वाइस चेयरपर्सन हूँ। आपकी सोच है कि लोग किस किस मुसीबत में मेरे पास आ रहे हो, मैं किस किस को समेट रही हूं। आलम वो है कि अगर किसी के पास 6 बच्चे हैं तो वो कहते हैं कि, मतलब जो मेरी सोसाइटी में न्यूज चैनल्स पे बकायदा चला है कि अपने बच्चों को बेचकर, एक बच्चे को बेचकर बाकी बच्चों के लिए वो जरूरियात पूरी कर रही हैं। जरूरियात, लग्जरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने अभी सैलाब के वक्त में अगर वो वीडियो देखी होगी कि एक माँ बाप ने अपनी गाय को बचाया और बच्चे को पानी में बह जाने दिया। क्यों? इसलिए कि उन्होंने कहा कि अगर ये जानवर बह गया तो मेरे बाकी बच्चे खाना कैसे खाएंगे, और उनके दिल पर क्या गुजरी होगी जब उनका बच्चा पानी में बहा होगा। क्या वो जिंदगी भर उस सानहे को भूल सकेंगे? क्या जब वो बाकी बच्चों का पेट पाल रहे होंगे तो क्या आपको लगता है कि वो, उनके दिल में ये तकलीफ नहीं होती होगी कि इनका पेट पालने के लिए एक को हमने गवा दिया? नशे में भी लोग गुर्दे बेचते हैं, नशे के अलावा भी लोग बहुत सारे काम करते हैं, और हम सबको ये सारे मालूम है। औरतों की इज्जतें नहीं बच पाती जब इतनी गुर्बत होती है। औरत पे इल्जाम, मर्द पर इल्जाम, इस पे उस पे सब पे इल्जाम। अरे भाई, सबसे जो कहते हैं ना पापी पेट का सवाल है, सबसे ज्यादा मुश्किल चीज जो जिंदगी में है वो ये पेट है। अगर आप इसको ना पाल सकें तो कोई रिश्ता, कोई इज्जत, औरत की इज्जत और मर्द की गैरत दोनों खत्म हो जाती हैं। जब पेट भूखा हो और बच्चे भूखे हो, घर में बीमार माँ बाप तड़प रहे हो, किसी की मैयत हो और कफन के लिए पैसे ना हो। ये बजट बनाने की बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन इस वक्त हम बजट बनाने से बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, हम बहुत आगे हैं। फिर सोशली हमने जॉइंट फैमिली सिस्टम छोड़ दिया, तोड़ दिया। पहले तो एक गाड़ी निकलती थी, चचा छोड़ाते थे, अब्बा ले आते थे, एक ही गाड़ी में पूरा खानदान चला जाता था, बच्चे चले जाते थे। अब ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, हर बच्चे के लिए गाड़ी चाहिए। आलिया साहिबा, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। जो तस्वीर आप पेश कर रही हैं वाकई हकीकत पर मबनी है, और ये तस्वीर हम हर आए रोज देखते हैं। बल्कि मैं परसों भी जिक्र कर रहा था कि एक सिक्योरिटी गार्ड मुझसे मिला और उसने कहा, पाजी मैं 2 दिनों से सिर्फ रोटी पानी के साथ निकल लेता हूं। तो ये सिचुएशन है, ये हालात है। अतिया साहब आपकी तरफ आएंगे। जो चीजें हैं ये रियलिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी हैं कि जिनका कुछ बेहतर तरीका जो सिस्टम था वो चल रहा था, जो 60,000 तक कमा रहे थे, 70,000 तक कमा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस वक्त देख रहे हैं कि रेंट बढ़ चुके हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल, बच्चों की फीसें बढ़ चुकी हैं। कहीं ना कहीं घुटन का माहौल है। कैसे उन सारी चीजों को आप समझती कि वो जो तबका है वो कैसे मैनेज कर पाए? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आलिया साहब से एग्री करती हूँ। उन्होंने हमारी सोसाइटी का वो वाला एस्पेक्ट हम सबके साथ शेयर किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा डार्क एस्पेक्ट है। लेकिन देखिए, हम अगर डार्कनेस में फंस जाए तो फिर हम ब्राइटनेस या जो हमारा फ्यूचर, जो होप है, हमने तो जिंदगी उसी के साथ गुजारनी है। मायूस तो हम हो नहीं सकते, वरना मायूस होना सबसे आसान ऑप्शन है हमारे लिए। तो मैं ये तो नहीं कहती, मैंने पहले कहा कि बजट कोई मैजिक नहीं है कि जो एकदम आके तमाम की तमाम चीज़ों को आपके लिए दुरुस्त कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप हमेशा सुनते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है। आई थिंक मुझे तो सुनते सुनते सारी उम्र गुजर गई, और सारे वक्त ये जो डार्क एस्पेक्ट है वो आपकी ज़िंदगी के साथ चलता रहता है। लेकिन साथ के साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही होती है जिनको हमें फोकस करने की ज़रूरत होती है, या हमें अपनी सर्वाइवल, हम कहते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदगी मुश्किल चीज़ है तो उसके लिए हम ज़िंदगी को बैठ के कुछ कहने नहीं लग जाते, बल्कि अपनी उसके साथ चलने की सलाहियत को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो बजट बुनियादी तौर पे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ
पूरा निकलने की, उसके साथ चलने की एक कोशिश का नाम है। इस वजह से मैं ये नहीं जी, कह सकती बीइंग एजुकेशनिस्ट के बजट बनाना एक जो है वो बिल्कुल फ्यूटाइल एफर्ट है, ऐसा नहीं है। ये एक बड़ी लॉजिकल साइंस है। आप क्या करते हैं, बजट के साथ दो चीज़ें असेस कर लेते हैं। मैं मानती हूँ कि बिजली का बिल देने के पास किसी के पास सवाए खुदकुशी के और कुछ नहीं बचता, लेकिन क्या हम सब खुदकुशी कर लें? नहीं कर सकते। हमें अपनी होप के साथ, हमें अल्लाह पे तवक्कुल के साथ चलना। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन ये पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोस एरियाज जिनमें कोई पॉसिबिलिटीज़ हमें नजर आती हैं। आलिया साहिबा ने जिन मसाइल को एड्रेस किया वो दरअसल मसाइल नहीं, वो इस मुल्क का अलमिया है। माशी सूरत हाल, बढ़ती महंगाई, और आप किसी चीज़ को, एक चीज़ की जब प्राइस ऊपर जाती है ना तो वो कभी नीचे वापस नहीं आती, वो सिर्फ बढ़ती है। हमने हमेशा इस मुल्क में यही होते देखा है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। मीडियोकर्स एक बहुत बड़ी तादाद में बसते हैं इस मुल्क में, और अगर हम उस गुर्बत की लकीर से नीचे बात करें तो वहाँ के नीचे भी बहुत सारे लोग रहते हैं। अच्छा बताइएगा, अगर आम एक ले मैन की बात करें, मैं बार बार एक आम ले मैन की बात इसलिए करती हूँ बिकॉज उसी का मसला है ना, बजट तो उसी का मसला है। अब वो अगर अब सब्जियों की बात करें और अदरक लहसुन की बात करें, प्याज की बात करें, मसाला जात की बात करें, 500 रुपये इसमें एक हांडी अगर हमने बनानी हो, या घर में जो लोग हैं वो रोटी या बनती है या हांडी बनती है, इसको एक मैनेज करना, इसको कैटर करना, आप किस तरह समझते हैं कि बजट में इसको किस तरह देखिए, इसके लिए हमें, मैं आपसे कहूँगी कि हमें रियलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। हमें इंतहाई वो चीज़ें जो हम इस मुल्क से बाहर जाके बड़ी खुशी खुशी करते हैं कि अगर आप एक जो है वंडा घर लेके आ गए हैं और उसके साथ आपने अगर एक्सपेंसिव है, डॉलर से में मिल रहा है तो चीज़ को आप जो, और घर के तमाम अफराद काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात बजट में आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आप एक फ़र्द पे, हमारे यहाँ मोस्टली ये होता है एक फ़र्द पे तमाम बोझ डाल दिया जाता है इनकम का। आप दो काम करते हैं कि आपकी नेसेसिटी क्या है, आप किस तरह से अपनी इनकम के ज़राए बढ़ा सकते हैं। इनकम के ज़राए बढ़ाने में आप उस घर के अफराद, उस घर की जो खातून खाना है और जो उनके बच्चे हैं, वो अपनी अपनी जगह पे, मेरी बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट्स हैं, मैंने ये ट्रेंड नहीं देखा था इससे पहले, मेरी बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे समटाइम इसलिए डिस्काउंट ले रही होती हैं कि मैम हम जॉब करके आके अपनी फ़ी जो है वो पे करना चाह रहे हैं क्योंकि हम अपनी एजुकेशन को लेना चाहते हैं। तो एक चेंज तो मुआशरे में आई है, कोपिंग टेक्निक उनकी बेटर होगी कि हमने पेरेंट्स से फ़ी नहीं लेनी, हमने अपनी फ़ी को जो है वो खुद मैनेज करना है। सो इस तरीके आलिया साहिबा, अगर आपकी तरफ आऊंगा, जो चीज, जो तस्वीर आप पेश कर रही हैं उस पर हम सब अग्री हैं, लेकिन एक चीज जो हमने बड़ी करीब से देखी है, आपने भी बड़ी करीब से देखी होगी, हम बात करते हैं उस शख्स की जो कहीं ना कहीं झोंपड़पट्टी में रह के वक्त गुजार रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वही शख्स जो है, मैंने बहुत सारे, चाहे हमारे घरों में काम करने वाली खवातीन हो, हमने ये भी देखा है कि उनके हस्बैंड जो है सारा दिन नशे तमाशे करके सोए होते हैं, लेकिन बच्चे पैदा करना उन्होंने फर्ज समझ लिया है, ये फौज उन्होंने तैयार करनी है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जितने इस इलाकों में रहने वाले स्लम लोग हैं, बच्चे पैदा करना भी सबसे बड़ा नुकसान उनको ही दे रहा है कहीं ना कहीं? ये लोग और तरह बात ही नहीं सुनते। मैं क्या करूं, मुझे मजमा लगाना पड़ता है। आप जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं उसमें भी आपको पता है हमारी पब्लिक कंफ्यूज्ड है, क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं कम बच्चे खुशहाल घराना, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि बच्चे पैदा किए जाओ और उनकी खुराक के लिए बिल्कुल परेशान ना हो क्योंकि खुराक का वादा अल्लाह का है। इसमें कोई बात नहीं, बिल्कुल ये सच है कि खुराक का वादा अल्लाह का है, लेकिन नौकरी करने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना, रिस्क ढूंढने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना, क्या आप वो भी अल्लाह पर छोड़ देंगे? तो हमारे लोग मजहब से, कानून से उतनी बात निकालते हैं जितने उनकी मर्जी की होती है। वो मर्द हजरात, मैं उनके साथ हूं कि बच्चों को अल्लाह रिस्क देगा, लेकिन वही जो आपने कहा कि नशा करके बैठे हुए हैं, और जब आप उनसे जाकर बात करें, एक तो काहली की वजह से नशा करते हैं और दूसरा जब वो कहते हैं कि हमें नौकरी के मौके नहीं मिलते, बताएं हम कहाँ लगे, कहाँ काम करें, वहां मसला होता है। और तीसरी बात, मैंने भीख मांगने वाली औरतों को जब ये कहा कि आओ मैं तुम्हें नौकरी पर लगा दूं या तुम मेरे पास शेल्टर होम में आके बैठो, भीख मांगने से तो बेहतर है कि इज्जत से ज़कात खैरात पर तुम आ जाओ। बेशक मैं ये समझती हूँ कि वेलफेयर सिर्फ फर्स्ट एड है, सारी जिंदगी किसी को बिठाकर खिलाना नहीं होता, लेकिन भीख मांग के जब रोड पे औरत खड़ी है तो वहाँ क्या कुछ हो रहा होता है। लेकिन वो गरीब शेल्टर होम भी नहीं आता, अगर मैं उसको सिलाई मशीन दूँ तो उसको भी बेच देती है वो औरत। वो कहती है कि यहाँ मैं एक रात में 4, 6, 8 घंटे में इतने पैसे कमा लेती हूँ जो आप पूरे महीने में भी नहीं देती हैं। तो आप सोचिए इदारा क्या करेगा? इदारा अपने तौर पे, और इदारा कुछ नहीं है, इदारा आप ही लोग हैं। इदारा पाकिस्तान है, इदारा पूरा पाकिस्तान है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा आलिया साहिबा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बात को आप इसी बात के साथ कनेक्ट कर लें। सारा देते हैं,
मैं चाहती हूँ कि आप इसी बात को इस बात ये को कनेक्ट कर लें कि फिर उनको पैसे देने वाले हम ही लोग हैं ना, मतलब हम XYZ तो हम किसी को ब्लेम गेम कर ही नहीं रहे। अब उनको पैसे देने वाले कौन है? हरमीत, मैं। अगर हम सिग्नल पे रुकते हैं तो हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, सदका दे देते हैं, चलिए वो कोई बात नहीं, वो गरीब है, उसके हाथ में बच्चा है या वो अपाहिज है। देखिए उनको अगर एक दिन की 4000 की दिहाड़ी लग रही है तो वो पैसे हम दे रहे हैं उनको, हम उनको खुद मुख्तार नहीं बना रहे। आप जैसा इदारा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारा इदारा वो है जो कि फर्स्ट एड के तौर पर काम करता है, हम उन्हें सारी जिंदगी फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ नहीं खिला सकते। आपको क्या लगता है बहैसियत कौम हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को न सिर्फ कंडेम करें बल्कि इस चीज़ का कोई सदेबाब निकालें कि हमने उनको पैसे देने हैं, तभी तो वो कमाते नहीं हैं क्योंकि उनको मुफ्त का तो मिल जाता है सिर्फ मांग के। बिल्कुल हमारे लोगों को कंफ्यूज जो कर दिया गया है। आप देखिए ना, एक हमारे पास मजहबी हवाले से बात होती है, एक कानूनी हवाले से बात होती है। हमने क्लियर कट चीजें बताई कब है अपने लोगों को? हमारे लोगों को समझ नहीं आता। जो ये आपको पता है, लोगों ने ज़कात तक इन लोगों को देनी शुरू कर दी है, जो आके नॉक करते हैं, और ये लोग इतनी बेहतरीन नौटंकी करते हैं। देखिए जो गरीब है उस तक तो उसके घर पहुंच के जाके उसकी मदद करो, घर जाके उसके बगैर मांगे मदद करो। लेकिन जो नौटंकी हम रोड पर देखते हैं, छोटा सा बच्चा है उसके ऊपर बर्नौल लगा के और उसको जिस तरह से लेके जा रहे हैं, उसको तो पकड़ो। अच्छा, क्या पुलिस वालों को नहीं मालूम? देखिए एक आम आवाम पैसा देना तो रोक सकती है, बिल्कुल उसको रोकना चाहिए, लेकिन इस सिस्टम को खत्म तो पुलिस कर सकता है, कानून कर सकता है। बकायदा इनके जो जगहें बंधी हुई हैं वहां के इनके भत्ते जाते हैं, जो सबको पता है। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि हमारा इदारा है, अगर हम कहीं से जाके किसी जालिम को पकड़ते हैं या किसी औरत को, किसी बच्चे को हफ्से बेजा से निकालते हैं, तो हम पहले पूरे कानून को साथ में लेते हैं, इलाके थाने को साथ में लेते हैं, कानून के बीच में रहते हुए हम जाके उसको रेस्क्यू करते हैं। अब ये इतना बड़ा इदारा है जो 30 साल से ज्यादा हो गया कि सारिम साहब और उनकी टीम ये सब काम कर रहे हैं। 28 साल तो मुझे हो गए, लेकिन क्या एक आम आदमी जब वो किसी ऐसी चीज को देखता है, हाँ ये जरूर है कि वो आवाज उठा सकता है, वो किसी इदारे के पास जा सकता है, लेकिन अगर वो डायरेक्टली पुलिस के पास जाए तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। और उसकी सुनवाई इसीलिए नहीं है कि सारी चीजें एक सिस्टम के तहत चल रही हैं। अच्छा, हमारे मुल्क में लोग इतने बुरे नहीं है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि क्या रास्ता कौन सा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है, निज़ाम, और फिर हम इसे कहें एक मुनज़्ज़म निज़ाम। तो मेरे ख्याल से अतिया साहिबा ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये मांगने वाला, काम ना करने वाला एक मुनज़्ज़म निज़ाम है जो कि ड्राइव किया जा रहा है, पूरा नेटवर्क है। आप क्या समझती हैं कि अगर हम सिर्फ बात करें चलें मुलाजमतें बढ़ाने की, घर में अगर 4 अफराद हैं तो कम से कम 3 काम करें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर, रूट कॉज क्या है इस सारे सिनेरियो का, सिस्टम का? कि भाई देखिए अगर आप घर में छोटे हैं, बड़े हैं, पढ़ भी रहे हैं, साथ कमाएं भी, किस तरह से, तभी तो बजट मैनेज होगा ना, तभी तो बजट खुला होगा। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने आप को दुरुस्त ना करें और दूसरे को कहें कि आप दुरुस्त हो जाओगे तो निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा। हमें सबको, आपने बड़ी अच्छी बात की बीच में, कि हमारी जिम्मेदारी बनती है सबसे ज़्यादा ये कि हम जिन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, हमारे ऐसी जगह कम से कम होनी चाहिए जो कि मुफ्त के अंदर जो है वो लोगों को दें। बल्कि आप छोटे छोटे बिजनेस शुरू करवा सकते हैं, माइक्रो बिजनेसेस जो हैं, जो यही इदारे जो हैं अगर अपनी वो अप्रोच ले लें तो आई थिंक कि हम ये ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। इस लिहाज से मैं आपकी बात से फुली एग्री करती हूँ। वो पॉइंट क्योंकि आपने बहुत अच्छा उठाया था, उसके ऊपर मैं उसे अप्रिशिएट करना चाह रही थी। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि आप अपनी अप्रोच को, मैं फिर कहूँगी, आप अपने बचपन को याद कीजिए। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हमारे स्नैक्स बदल गए, इम्पोर्टेड हो गए हैं। हमारी जो नीड है वो मोबाइल फ़ोन तो हर किसी के पास। कितनी आयरॉनिकल बात है कि आपके यहाँ बिजली का बिल तो दे नहीं हो रहा, लेकिन स्मार्टफोन हर किसी के पास है। तो हमारे यहाँ जो तजाद आते हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वो हमारी चॉइसेस के हैं, हमारी प्रेफरेंसेस के हैं। सबसे पहले अपनी चॉइस को रियलिस्टिक कीजिए। कोई भी फर्द, दुनिया का अमीर से, वो बड़ी फेमस सेइंग है कि दुनिया का अमीर से अमीर फर्द भी जो है वो उस वक्त तक गरीब होता है जब तक उसकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हो। तो वो ख्वाहिशात आपको अपनी कम करनी होगी, आपको रियलाइज़ करना होगा कि आपकी नीड क्या है। हम ये गुर्बत और महंगाई का कॉन्सेप्ट, अगर आप कोई 400-500 सदियों पीछे चले जाएं तो आपको कहीं ये कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आएगा। ये तब से नज़र आना शुरू हुआ है जब से हमें शो ऑफ आया है, जब हम दिखाते हैं कि इतने पैसे दे देने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि मैं एक बहुत ज़्यादा रहमदिल और एक कंपैशनेट पर्सन हूँ, और इतनी जो है वो काम जिसमें मेरा नाम बन जाए, या मुझे ये पहनना है, या मुझे ये तमाम चीज़ें शो ऑफ के बाद आई। डोनेट करना भी तो दिखा के करना है। बिल्कुल चीज़ों को, जो हमारे इस्लाम का कानून है वो सबसे बेहतरीन कानून है कि छुपा के करो। बल्कि इस्लाम के क्या, तमाम रिलीजन का यही है कि आप कम्युनिटी को कम्युनिटी लेवल पे सोचना शुरू करें। हमारे बाकी के, जब तक आप कम्युनिटी लेवल पे सोचते रहेंगे, इंडिविजुअल फर्द जो है वो
हमेशा खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। और रही बात ये आलिया साहिबा, आतिया साहिबा बड़ी खूबसूरत बात कर रही हैं। अगर हम देखें, हम देखते हैं कि जैसे ब्रांड पे कोई 50-30% ऑफ लगता है, वहां पे तो मैंने देखा कि उनके जो खावंद थे वो एक दूसरे से फाइट भी हुई, जैसा लग रहा था कोई रेसलिंग हो रही है। तो एक तो ये सूरत हाल है। जिस तरह आतिया साहिबा ने बात की, आपको क्या लगता है? हम देख रहे हैं कि चाहे शादी हो, अब जो बर्थडे के मामला हम देखते हैं उसकी सेलिब्रेशन पहले 2-3 महीने पहले से शुरू हो जाती है। ये सारी चीजें जो हमने कहीं ना कहीं, हमें याद है कि हमारे बचपन में तो कुछ नहीं था, कहीं ना कहीं एक फल मिल जाता तो उस पर गुजारो, जब 3-3 फल ना भी हो तो बच्चे खुश नहीं होते। कैसे देखती इन सारी चीजों को? कितनी अपनाई, ये सादगी अपनानी होगी तब जाके चीजें रिलैक्स हो सकती हैं। मैं 100% आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ। सादगी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना देती है और यही एक तरीका है इस वक्त इन हालात में कि हम सादगी अपनाएं, सब लोग मिलकर कमाएं। इसमें जो मैं समझती हूँ कि मोबाइल फ़ोन ने बहुत सारी मुसीबतें पैदा की हैं। वहाँ जो बिज़नेस में एक तरक्की दी है कि औरत घर में बैठकर ऑर्डर लेती है, मियाँ को सपोर्ट करती है और घर में रहते हुए वो बच्चों को भी संभाल लेती है, ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है जो हमारे पास आ गई है। लेकिन सबसे बढ़कर मैं समझती हूँ गुर्बत ख़त्म हो सकती है अगर हम मेरिट पर काम करें और दूसरा हम इंसाफ दें। बात इतनी सी है कि अगर किसी बच्चे को, ठीक है, हमने उसको इदारे में भी नहीं रखा, हमने उसको पढ़ाया लिखाया, आप यकीन कीजिएगा कि जब वो एक मकाम पे पहुंचता है, एक डिग्री लेके बाहर निकलता है तो पता चलता है उसके लिए नौकरी नहीं है। तो क्या फिर नौकरी में भी रिश्वत देनी पड़ेगी? कौन नहीं जानता कि अच्छा, अब बात ये कि जब तक हम किसी मर्ज की शनाख्त नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो इलाज नहीं होगा। हम दोनों चीजें साथ साथ बता रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि नौकरी लेने में रिश्वत है या ऊपर से कोई पौवा लगाना पड़ता है। एक आम आदमी के पास दोनों चीजें नहीं है। आपने एक गरीब रिश्तेदार को, गरीब बच्चे को तालीम दिला दी, अब जब वो डिग्री लेके बाहर आए तो उसको तो कोई नौकरी, कोई चीज चाहिए ना। उसने अगर कारोबार भी करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। फिर अगर आपने उसको कारोबार कर दिया और वहां पुलिस वाले आके भत्ता ले रहे हैं और उसको तंग कर रहे हैं क्योंकि उसके पास पावर नहीं है या पैसा नहीं है, तो देखिए सिस्टम को आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान जो 75 साल से हम कहानियां सुन रहे, हाँ 70 की दिहाई तक हालात बहुत बेहतर थे, 70 की दिहाई के बाद बहुत मसाला है, पिछले 10-15 साल में वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। हमें मिलकर लड़ना जरूर है, लेकिन कोई तो रास्ता दिया जाएगा। तालीम याफ्ता बच्चों को अगर नौकरी नहीं मिलेगी, पेंशन वालों को अगर पेंशन नहीं मिलेगी, आपकी बात तो आप सोचिए ना हालात कहाँ जाएंगे। कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब आप क्या समझती हैं कि अगर हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बात करें, उस 10,000 रुपए की बात करें, हम बात कर लेते हैं आपके जो कोविड-19 आया था तो हमने ऐसा राशन देना शुरू किया, सैलाब आया तो राशन की लाइनें लगा दी हमने, कैंप्स लगा दिए। अब लोग जो है वो इस बात पे कन्विंस ही नहीं होते कि हमने जाना है, कमाना है मजबूरन, या फिर कोई भी और वजह हो सकती है। हम इंतजार करते हैं कि महीने के एंड पे राशन यहाँ से आएगा, वहाँ से आएगा। इस चीज़ ने क्या सोच डेवलप कर दी है हमारे सफ़ेद पोश तबके की भी, हमारे मीडियोकर्स की भी, और हमारे एक आम लेमैन जो सोचता है कि यार जब हम ये सोचें कि पैसे आने कहाँ से हैं, पैसे कमाने कैसे हैं, ये हमारा टारगेट नहीं है, तो फिर बजट बनाना कैसे, ये भी हमारा टारगेट नहीं है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने भी सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं, क्या ये भी सही लोगों तक पहुंचते हैं या आईडी कार्ड लेकर उस पर भी कोई सिलसिला होता है? मैं तो खुद इस बात की बहुत ज्यादा स्ट्रांग बिलीवर हूं कि अगर कोई भी इदारा या कोई भी ये क्लेम करता है कि जी हमने इस साल में करोड़ों अरबों रुपए हमने खाना खिलाने में लगा दिए, तो भाई उससे अगर आप कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा देते हैं तो ज्यादा बेहतर एक सोल्यूशन था। लेकिन जरा ये बात आप पब्लिक में कह के देखिएगा, जरा पब्लिक को इस तरफ आप कायल करके देखिएगा। आपकी सोच है किस किस्म की सोच के लोग हैं, उनकी कैसी कैसी अपोजिशन आपके पास आएगी, वो किस किस किस्म के इल्जामात आप पर लगाएंगे कि एक शख्स भूख में मर रहा है और आप निजाम की बात कर रही हैं, एक शख्स को हर हाल में। और मैं आपको बताऊं, ये जो खाने खिलाए जाते हैं इसमें चरसी, हीरोइन ची, आइस का नशा करने वाले, ये सारे ये वाले खाने खा रहे हैं, ये सारे इस तरह की चीजें ले रहे हैं जिससे हमारा माशरा और ज्यादा बिगड़ रहा है। मैं तो इन चीजों को मानती नहीं, मैं तो समझती हूँ इन चीजों से सिर्फ बर्बादी होती है। हमारे इदारे से भी, सारिम बनी ट्रस्ट से भी राशन की मदद में ऐसा नहीं है कि मदद नहीं होती। मैं इसलिए एक्सेप्ट करती हूँ कि कर तो हम भी रहे होते हैं, लेकिन अच्छा, मदद करना इस टॉपिक नहीं है, खुद मुख्तार करना हमारा टारगेट लिमिटेड टाइम के लिए देते हैं। हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है। आपका बेहद शुक्रिया आलिया साहिबा कि आपने अपना वक्त दिया। आतिया साहिबा आपका भी बेहद शुक्रिया था कि सुबह बोथ ऑफ यू। बातें काफ़ी प्रोडक्टिव, हमारे टारगेट्स जो हैं वो थोड़े चेंज होने चाहिए। टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मदद कैसे करनी है, टारगेट ये होना चाहिए कि लोगों को खुद मुख्तार कैसे बनाना है ताकि वो खुद कमा भी सके और अपना बजट भी खुद मैनेज कर सके और बना भी सके। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर
आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली जब हम ऑफलाइन थे तो कुछ डिस्कशन हम कर रहे थे, उसी डिस्कशन से जो मैं ऑन एयर चुके आए हैं, तो इसी को ड्राइव करके मैं कोशिश करूँगी कि आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँ जो कि मिसकंसेप्शन के तौर पर हमारी ज़िंदगी में जो है वो लगी हुई हैं और हम उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं, हम उन्हें बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं। कोई एक चीज़ हमें अगर समझ आ जाए कि ये फ़ायदेमंद है आपके लिए, तो जंगल में आग की तरह वो बात फैल जाती है। और ख़ासतौर पर अगर हम टोटकों की बात करें, लेकिन टिप जो है इस हवाले से ये कहती है कि अगर कोई चीज़ आप ज़्यादती उसकी करते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हर चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है। और अगर आप जड़ी बूटियों का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो आपको नुकसान दे सकती हैं। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि अगर आप कोई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, टोटकों का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर कोई फ़ायदा नहीं होता तो कोई नुकसान भी नहीं होता। ये बात गलत है और इसको जस्टिफाई करने के लिए जो है हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हकीम नियाज अहमद दयाल साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर तिब है। इनसे आज के प्रोग्राम में हमने सिर्फ इस चीज़ पे बात करनी है कि अगर हम डायबिटीज़ की बात करें, जो कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपसे कहा था कि चूँकि अब डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा आम हो गई है, पहले ब्लड शुगर जो है, ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा आम था, लेकिन अब चूँकि इसकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, तो कुछ मिसकंसेप्शन है कि अगर आप करेले का जूस पिएंगे, कड़वी चीज़ें खाएंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। इसको आज इन्होंने डिनाई किया है। लॉजिकल रीजनिंग के साथ कैसे डिनाई कर रहे हैं, इनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। नियाज साहब, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कहिएगा कि अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली डायबिटीज़ की बात करें तो इस हवाले से जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि अगर आप नीम का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, कड़वी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। इज़ इट ट्रू और नॉट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये बात जो कड़वाहट और मिठास वाली बात है, ये हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में टेस्ट की हद तक तो ठीक है, लेकिन जब हम इसे किसी बीमारी में, जो पैथोलॉजिकली हम ये देखें कि जी अगर आपके जिस्म में शुगर ज़्यादा है तो आप कड़वी चीज़ खाएंगे, तो हम समझते हैं कि ये इसमें कोई इतनी ज़्यादा हकीकत नहीं है। आपने बात की करेले की। करेले में नेचुरली एक मादा ऐसा पाया जाता है जो इंसानी जिस्म के अंदर इंसुलिन की अफजाइश में मदद करता है। अच्छा। तो इसलिए करेला जो है उसे हम एज ए मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं, उसको एज ए डाइट बतौर ख़ुराक घर में आप उसका इस्तेमाल करें तो वह आपको शुगर के कंट्रोल में मदद देता है। लेकिन जहाँ तक बात आपने नीम की, नीम जो है ये कड़वी है, ये खून को साफ़ करती है, इसका मिजाज गर्म खुश्क है। तो हमारे सामने हमारे ये मुशाहदे में है कि जो लोग इस नीम का मुसलसल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें गर्मी और खुश्की ज़्यादा है, यहाँ तक तो हमारे सामने एक ऐसी डेथ भी हुई जिनकी सिर्फ जिगर सुकर जाने की वजह से, और उन्होंने क्या किया कि सिर्फ नीम का मुतवातर इस्तेमाल करते रहे। तो इस लिहाज से हम इस बात को कंडम करते हैं कि किसी भी चीज़ का मुतवातर और मुसलसल इस्तेमाल करना वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जी सर। जी हरमीत। तो इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ एक कोर्ट तुम्हें सर जो आप फरमा रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें हमारे सोसाइटी में इस किस्म की चीज़ें, खासकर जो मोहल्ले की आंटियाँ मासियाँ होती हैं, फिर वैसे मर्द हजरात की बात की जाए एक से एक बढ़ के कि मैंने इस्तेमाल किया तो आप भी करें, ये जो तरीक़ाकार है ये कितना जो है नुकसान आपको दे सकता है? किसी और की बॉडी उसका जो सिस्टम है दूसरे से वो कितनी मुख्तलिफ होती है, और फिर हम जो टिप्स देते हैं या गली मोहल्ले की जो आंटियाँ होती हैं वो ये टिप्स देती हैं, ये कितना नुकसान पहुँचा सकती हैं? इसमें देखें जी, जो हमारा उसूल इलाज है तिब में, वो हम 4 मिजाजों पे एग्जिस्ट करते हैं: गर्म, सर्द, खुश्क और तर। देसी तर्ज इलाज भी ज़िद है। अगर आपके जिस्म में खुश्की बढ़ गई है तो हम आपके जिस्म को तरावत देंगे, उसका तवाज़ुन कायम हो जाएगा। अगर गर्मी ज़्यादा है तो सर्दी, अगर सर्दी ज़्यादा है तो गर्मी। लेकिन ये जो हमारे यहाँ जैसे आपने फरमाया कि ये टिप्स देना, ये बेसिकली भेड़ चाल है, लकीर की फ़कीरी, लैक ऑफ नॉलेज है कि हम लोग किसी से सुना और उस पर अंधाधुंध, पंजाबी के अंदर अन्ने वाह, उसके पीछे लग पड़े। तो इसका फ़ायदे की बजाय हमें नुकसान होता है। जिस तरह हम लिबास अपनी मर्ज़ी का पहनते हैं ना, हमारा जिस्म हमें बताता है कि मेरे जिस्म को क्या ज़रूरत है, मौसम हमें बताता है कि इस मौसम में कौन सा हमने लिबास पहनना है। इसी तरह हमारे जिस्म की भी ज़रूरत होती है। जब हम अपने जिस्म की ज़रूरत से हट के जो हमारे जिस्म की ज़रूरत नहीं है,
जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो लामहल्ला उसका नुकसान होगा। अच्छा हकीम साहब, एक और चीज़ उसको चाहिए कि हम इस बारे में ज़रूर बात करें। हम अगर डायबिटीज़ की बात करें, फिर डायबिटीज़ के इकसाम की बात करते हैं, और नौयत भी मुख्तलिफ होती है ना कि आप किस किस्म की डायबिटीज़ है उसके मुताबिक उसका इलाज मुआवजा कराया जाए। अगर हम खुराक की बात करें, नीम की बात की, करेले की बात की, लेकिन डायबिटीज़ को अगर हमने कैटर करना है घरेलू टोटकों से, तो वो किस तरह से सुबह उठ के नाश्ता कैसे होना चाहिए, दोपहर का खाना, शाम का खाना कंट्रोल करने के लिए नॉर्मल डायबिटीज़ को किस तरह से कैटर किया जा सकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तिब में जो शुगर है या डायबिटीज़ है, इसको हम 5 किस्मों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले तो दिमागी, ऐसे लोग जो ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, वो हमेशा आपको देखेंगे अक्सर लोग जो शुगर के पेशेंट होते हैं तो वो उनको हम दिमागी कहते हैं। तो जब हम दिमागी मामलात, आप दिमागी सुकून, आप स्ट्रेस से जान छुड़वा लेंगे तो आपके शुगर के जो सिम्टम है वो खुद ख़त्म हो जाएंगे। हम दूसरा कहते हैं मेदी, ऐसे लोग जिनके मैदे में ख़राबी होती है, जिनके मैदे की लेयर्स में चिकनाई जम जाती है, उनका मैदा जो सही तरीके से वर्किंग नहीं करता, मैदे में तेज़ाबियत बढ़ना शुरू हो जाती है, तबखीर बढ़ना शुरू हो जाती है, जो फाजल मादे जिनको जिस्म से निकल जाना चाहिए, मादे से खारिज हो जाना, मैदे से खारिज हो जाना चाहिए, वो मैदे में रह जाते हैं, तो उससे भी शुगर के अलामत सामने आते हैं। तीसरी जो है वो मावी है, अंतड़ियों की वजह से। हम लोग जितने भी अतिब्बा हैं कदीम से लेके कब्ज़ को उम्मुल अमराज समझते हैं और मानते हैं, और आज भी आप देख लें तो जब आपकी अंतड़ियों में फासिद मादे रहकर स्टोर होकर तअफ़ुन पैदा हो जाता है, क्योंकि इंसान एक नफीस तख्लीक है ना, तो उसमें जब तअफ़ुन पैदा होता है तो उससे भी आपके जिस्म में कुछ ऐसे सिम्टम आते हैं जो आपके लिए तकलीफ दे होते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ जो जी आप कंटिन्यू करें, एक जिगर की अलामत है। जैसे कि हमने देखा कि जिगर में वर्म आ जाता है, जिगर सुखना शुरू हो जाता है, जिगर अपना काम नहीं कर पाता। जिगर हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है, जब उसमें ख़राबी आएगी तो पूरे जिस्म में उसके असरात मुरतब होंगे, तो उसकी वजह से भी जो है शुगर के जो है डायबिटीज़ के जो सिम्टम वो सामने। अच्छा सर, एक और चीज़ जो हमारे सामने एक तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ के, लेकिन एक चीज़ जो हमारे यहाँ कहा जाता है भैया अगर शुगर है तो रोटी ना खाइए, ज़्यादा ना खाइए, इसका कितना ताल्लुक है? और फिर कौन से ऐसे फल हैं कि उससे भी इज्तनाब किया जाए या उसको खाया जाए, शुगर में अवॉइड करने चाहिए? जो देखिए जी, हम ये समझते हैं कि सबसे पहले आपने अपने मैदा जो है उसकी वर्किंग को बेहतर करना है। मैदा जो है वो हमारे जिस्म में जस्ट लाइक अ हंडिया, जो कुछ हम खाते हैं वो उसमें पककर पूरे जिस्म में जितने भी ग़िज़ाई अज़ा होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वो यूटिलाइज़ हो जाते हैं। अगर मैदा अपना काम सही नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा, हमारे जिस्म, हमारे खून के अंदर जो फासद मादे हैं वो भी शामिल होंगे, फासद रतूबात भी शामिल होंगी, जिससे अब ये बलगम है, सुफरा है, सौदा है। बलगम से तो हम लोगों को अक्सर वास्ता पड़ता रहता है ना जब ये नज़ला ज़ुकाम होता है। तो जब तक हमारा मैदा प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा तब तक हमारा जिस्म सेहतमंद नहीं रह सकता। ठीक है, तो इसलिए हम ये समझते हैं कि बीमारी कोई भी हो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने मैदे पे ध्यान देना चाहिए। और सब एक और चीज़, अगर आपने एग्ज़ाम इतने अच्छे से एलेबोरेट किए कि ये एग्ज़ाम होती है जिसकी वजह से शुगर हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ें भी होंगी जो कि तमाम एग्ज़ाम में कॉमनली फिट आती होंगी। खुराक के अतबार से अगर हम बात करें, घरेलू टोटकों की हम बात करें, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि बड़ी मुफीद है अगर आपको शुगर है तो उसका कसरत से इस्तेमाल किया जाए, जो कि शुगर को कैटर कर सकता है? देखिए, उसमें सबसे पहले तो ये है कि जैसे अगर आपका मैदा ख़राब है, जब मैदा ख़राब होगा ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, अल मैदा बैतुद्दा, मैदा बीमारियों का घर है। तो हम जो उसकी बुनियाद है, जो मेन सप्लायर है, हम उसको काबू करेंगे। उसके लिए आप एक तो डाइट हल्की फुल्की लें, ये जो ऑयल रिच चीज़ें हैं, ख़ासकर ये जो बनस्पति आजकल मार्केट में है, ये वो चिगम सी होता है, ये जहाँ भी जमता है ये हमारे जितने भी जिस्म के पोर्स हैं, जितने भी जिस्म के फ़िल्टर वो करने वाली छालियाँ जो है, जैसे ये पैंक्रियाज है या गुर्दे हैं, ये इसकी वजह सिर्फ ये जो चकनाई है, गैर मेरी चकनाई ये है, आप इससे जान छुड़ाएँ, नेचुरल चकनाई पे आएँ। दूसरे नंबर पे आप खाना खाने के कम अज़ कम 2 घंटे के बाद सोएं। और सबसे बड़ी जो सस्ता, आसान और मुफीद तरीका वो आपकी वॉक है और एक्सरसाइज है। और वॉक के हवाले से हम ये आपको वजाहत कर दें कि ये डे लाइट में होनी चाहिए। वॉक करने का मकसद ऑक्सीजन इनटेक है। आपने उसमें सिर्फ जिस्म को हरकत नहीं देनी, आपने अपने जिस्म के अंदर ताज़ा हवा उंडेलनी है।
ताकि आपके जिस्म में जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा होगी आपकी ब्लड और कहा सर्कुलेशन जाता है उतनी कि बेहतर होगी। बेस्टेस्ट वे अपनी शुगर को कंट्रोल रखने के लिए। हकीम साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कोशिश हमने की हमारे प्रोडक्टिव टिप्स जो है वो आपसे शेयर की जाए, बशर्ते कि मुफ्त मशवरा आपने कभी भी लेने की कोशिश नहीं करनी। कोशिश ये करनी है कि जो भी आप सुने उसको पहले अच्छे तरीके से रिलायबिलिटी उसकी चेक कर लें, उसके बाद ही उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। आपसे लेंगे अब छुट्टी, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।